बात कर लेते हैं देश के सवाल की। बिहार चुनाव में मुद्दों की बजाय सियासी लड़ाई क्या कट्टे बंदूक पर आ गई है? सीधा सा सवाल। प्रधानमंत्री कट्टे की बात कहकर क्या जंगल राज की याद दिला रहे हैं और इसका असर पड़ेगा क्या? उधर ओवैसी मल्लाह और मुल्ला की बात कर फिर से ध्रुवीकरण में जुट गए हैं। वहीं अलग चुनाव लड़ रहे तेज प्रताप यादव जहां पर अपनी पार्टी और उसके प्रभाव की बात कर रहे हैं, क्या आरजेडी को नुकसान पहुंचा पाएंगे या महागठबंधन को ज्यादा स्पष्ट तरीके से बोले राहुल गांधी तालाब में तो उतर गए, क्या वोट को भी अपने पाले में उतार पाएंगे? हमारे साथ तीन खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं बीनू मेमन बीजेपी से, हमारे साथ डॉक्टर राकेश रंजन आरजेडी से जुड़े हैं और हमारे साथ विशाल लोध राजपूत भाई जुड़ गए हैं कांग्रेस से प्रवक्ता के तौर पर। बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले बीनू मेमन, मैं आपका रुख करूंगा। बड़े सारे मुद्दे थे, बड़ी सारी बातें थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कट्टा और कनपटी को छोड़ ही नहीं रहे हैं। क्या सारी लड़ाई अब कट्टे और बंदूक पर आ गई है क्या? बीनू भाई। देखिए, कट्टा और कनपट्टी जो है ये जंगल राज का अटूट हिस्सा रहा। बिहार में जो है आप वो स्थिति थी कि भाई कोई व्यक्ति अगर गाड़ी खरीद ले तो अगले दिन उसके घर में फिरौती के लिए पहुंच जाते थे। आईएएस ऑफिसर की पत्नी सुरक्षित नहीं, उनकी भतीजी सुरक्षित नहीं, उनकी कामवाली सुरक्षित नहीं। एक राज जो है ये लालू जी ने दिया और उसी का ही 3.0 वो चलाने के संघर्ष में है, ओसामा जैसे लोगों को टिकट देकर। और जहां तक बीजेपी की बात है, जहां तक एनडीए की बात है, एनडीए के पास अपना प्रोग्रेस कार्ड सामने है। अगर एक बीमारू प्रदेश से अगर आज फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, फोर्थ प्रोग्रेसिव फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अगर बिहार बन गया है तो ये लालू जी के रेन में हुआ। लालू, अगर हम बात करते हैं कि आगे चलकर हम क्या देंगे, हम 10 इंडस्ट्रियल और आईटी पार्क्स की बात करते हैं, हम 100 एमएसएमई की बात करते हैं, 50,000 कॉटेज इंडस्ट्री पार्क्स की बात करते हैं, हम वहां पे चिपसेट्स लगाने की बात करते हैं, हम वहां पे आईटी सेक्टर को डेवलप करने की बात करते हैं। हमारा 3.0 जो रहेगा वो बिहार को इंडस्ट्रियलाइज आईटी हब बनाने में रहेगा। अगर इनका 3.0 है वो तो सामने है, साबुद्दीन अमर रहे, ओसामा जैसे लोगों को टिकट देना। और तेजस्वी जी वो व्यक्ति हैं जो अभी जॉब्स की बात करें, हर एक घर में सरकारी नौकरी देने की बात कर रहे हैं, तो ये तो वही व्यक्ति है ना जिन्होंने जॉब फॉर लैंड, लैंड फॉर जॉब, भाई जमीन दो और नौकरी पाओ। इनको चाहे तनख्वाह देने के लिए पैसे सरकार के पास हो ना हो, इनको जमीनें मिल जाएंगी। यही इनकी एक नियत है, नीति है। हम जो है आगे एक प्रोग्रेस के रूप में चलते हैं। बिहार में लालू जी ये कहते थे कि मैं सड़क इसलिए नहीं बना रहा कि बिहार की पुलिस आपके घर पहुंच जाएगी। हमने 55-60 हजार किलोमीटर सड़क बनाया बिहार में। आज जो है बिजली जो है लोगों के, अगर आप शहरी इलाकों में जाएं 22 से 24 घंटे बिजली मिलती है। एक जमाना था बिहार में जो 4-5 घंटे से ऊपर बिजली नहीं होती थी। अच्छा बीनू मेमन सर, आगे भी चर्चा का वक्त है, लेकिन आप बार बार ओसामा की बात कर रहे हैं। जरा सा मैं कुछ बोलता हूं, जरा दिल पे मत लीजिएगा, यहां पर है ना। मोकामा से अनंत सिंह जेडीयू से हैं, उनका क्या इतिहास है आप जानते होंगे, ठीक है। औरंगाबाद के नबीनगर से चेतन आनंद किसके पुत्र हैं आप जानते होंगे, ठीक है। इसके आगे बढ़ता हूं, बक्सर से विशाल प्रशांत किसके पुत्र हैं आप जानते होंगे। मंझी से अरुणा देवी अखिलेश सिंह सरदार की पत्नी है, आप जानते होंगे। इसलिए ओसामा को लेकर वोट लेने की आवश्यकता ना रखें, क्योंकि हमाम एक जैसा है सबके लिए। मैं मुद्दों की बात पर आ रहा था। मैं अब आरजेडी के अपने भाई को बुलाऊंगा। डॉक्टर राकेश रंजन मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राकेश रंजन, बड़े मुद्दों की बात एनडीए कर रहा था, बड़े मुद्दों की बात आप लोग भी कर रहे थे, अब कट्टे बंदूक पर लड़ाई शुरू हो गई है। क्या मुद्दों को हटाकर नया मैदान, नई पिच बनाने की कोशिश की जा रही है कि वो सब दिमाग से खत्म कर दो और नई चीज लोगों के दिमाग पर ढा दो, छा दो और उसके हिसाब से आगे बढ़ो? क्या आप भी यही देख रहे हैं? जी राजीव भाई, नमस्कार। नमस्कार। तमाम पैनल में बैठे अन्य साथियों का नमस्कार, आपके व्यूअर को भी नमस्कार। आपने सुना अभी बीजेपी के प्रवक्ता को भी, मीन्स ये लोग 20 साल के निकम्मेपन को, मीन्स इस कदर का है इनका निकम्मापन कि एक काम नहीं गिना पा रहे। आप बताइए, हमारा पूरा मैनिफेस्टो देखिए, चाहे पूरा चुनावी प्रचार देखिए, बिहार की जनता हर एक
वर्ग की जनता, चाहे महिला हो, पुरुष हो, युवा हो, नौजवान हो, चाहे किसी भी जाति समुदाय में आप आंट लीजिए, कह रही है अब कि यदि नौकरी हो, पलायन हो, शिक्षा की बात हो, रोजगार की बात हो, चाहे स्वास्थ्य सुविधाओं की बात हो, यदि कोई बिहार की राजनीति में एक मुद्दा लेकर के आया कि बिहार की राजनीति में यदि अब राजनीति होगी तो नौकरी पे बात होगी, पलायन पे बात होगी, स्वास्थ्य सुविधा के लिए बात होगी, और शिक्षा की व्यवस्था जो ये लोग बर्बाद कर दिए हैं उसकी बात होगी। और देखिएगा आप, अभी नहीं 2020 में भी जब हमने नौकरी देने की बात कही तब ये लोग फिर नौकरी पे भी आए, जब हम रोजगार की बात किए तो फिर रोजगार पे आए, जब हम स्वास्थ्य सुविधा की बात करते हैं तो ये बोलते हैं कि हमसे तो संभव ही नहीं है। तो एक तरफ ये है कि हम मानते हैं कि हमें ये करना है, हम ये कर सकते हैं, और ये लोग कहने वाले लोग हैं कि इनसे होगा ही नहीं, ये संभव ही नहीं है। और आप देखे होंगे कि लिटरली ये लोग तो बोलते थे कहां से करेगा, कहां से होगा, कहां से लाएगा पैसे, ये सारी चीजें। तो जनता जब सिर्फ ये समझ गई कि यदि सही में रोजगार की बात हो, नौकरी की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की यदि बेहतर करने की बात हो तो सिर्फ और सिर्फ कोई कर सकता है बिहार में, तो महागठबंधन और महागठबंधन के हमारे नेता तेजस्वी यादव जी कर सकते हैं। तब इनकी डर जो इस ढंग से कलर निकल के आई, अभी तक ये महागठबंधन क्या है, ये आप जो भी कहिए ये कॉपी करते रहे। अभी तक जब हम 1500 सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बात किए थे 1100 याद आया, 20 सालों में याद नहीं आया। जब हम जीविका दीदी के बारे में बात करने लगे तो जीविका दीदी को एक घूस देने की कोशिश करने लगे। उसके बाद आप देखिए जब माई बड़ी निर्माण योजना की हम बात करने लगे तब इनको याद आएगा। जब हम जो भी वादे हम करते रहे जन सरोकार की तब ये बात आ रही, लेकिन जब ये समझ गए कि नहीं अब हमारी जो है हम जितना भी कॉपी कर ले अब इसमें हम सफल नहीं होने वाले हैं, तो ये लोग मुद्दे को भटका रहे हैं। ये लोग 3 मॉडल लेकर के आ रहे हैं। एक प्रधानमंत्री जी, देखिए प्रधानमंत्री जी और सबसे प्रतिष्ठित पद है, उसकी गरिमा को इस कदर गिरा दिया है कि बिहार की जनता उन्हें सिर्फ झूठ और जुमलेबाज में से एक इंसान के रूप में देख रही है। इस ढंग से यही आकर के 3 बार 4 बार आए मोतिहारी में, उन्होंने कहा था कि अगली बार आएंगे चीनी मिल का चाय पी करके जाएंगे। अब ये लोग कह रहे हैं कि भी इनसे नहीं होगा, न एक भी फैक्ट्री दी न और कुछ नहीं, फैक्ट्री देंगे गुजरात को, यहाँ पे मजदूर का उपनिवेश बनाना चाहते हैं ये अपने लिए। तब जनता जब ये समझ गई तब आकर के इनके पास कुछ बचा नहीं, सोच रहे कि हम तो सत्ता से बाहर जा रहे हैं। सब मुद्दों को भटका करके जिस प्रकार इनका नियत है और इसी प्रकार करते आए हैं, या तो हिंदू मुसलमान करते हैं नहीं तो फिर आप देखिए बात तेजस्वी जी हमारे नेता रोजगार की बात करें, नौकरी, प्रधानमंत्री आके कट्टा की बात कर रहे हैं। 156 कौन लोग इनके चला रहा है आप देख रहे हैं। ठीक उस दौर में भी जिसको ये लोग कर रहे हैं, आप जो है कह रहे थे ना, जो डॉक्टर राकेश आगे परिवर्तन का जो दौर था, आगे भी चर्चा का समय होगा डॉक्टर राकेश, अभी आगे भी चर्चा का समय होगा। जरा मैं अपने कांग्रेस के भाई को, कांग्रेस के प्रवक्ता जी को भी मैं इस चर्चा का हिस्सा बना लूं, नहीं तो हाँ आ रहे एक बार और आ रहे हैं। जरा कांग्रेस के प्रवक्ता विशाल लोध भाई मेरे साथ, विशाल लोध राजपूत जी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। विशाल भाई आपसे भी मैं वही सवाल पूछूंगा, क्या प्रधानमंत्री या एनडीए इन चुनाव में एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहा है कट्टे और बंदूक की बात करके? क्या कट्टे से जंगल राज को जोड़ने की कोशिश की जा रही है? नया मैदान, नई पिच तैयार करने की कोशिश हो रही है कि इस पिच पर आप लोगों को खिलाया जाए चुनाव? देखिए राजू भैया, मैं तो बीजेपी और बीजेपी के प्रवक्ता से एक ही बात कहना चाहता हूं कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता बिहार लूटा कैसे। 20 साल से सरकार आपकी है, मुख्यमंत्री आपका है, तो हमको, मैं एक बहुत बड़े कंफ्यूजन में हूं कि ये किस, मोदी जी जब भी बिहार आते हैं कट्टे की बात करते हैं, अपहरण की बात करते हैं, लूट की बात करते हैं, तो 20 साल से सरकार तो नीतीश बाबू और मोदी जी की है, उनके 2 दशक का कार्यकाल है। मोदी जी उनको बार बार बिहार आके याद दिला रहे हैं कि नीतीश जी आपने बिहार की जनता को लूटा है, अपहरण की आग में झोंका है, जंगल राज की आग में झोंका है,
और आप खुद देखिए, बिहार एक बहुत सामंतवादी चपेट से उभरा हुआ प्रदेश था। इसमें बहुत सारी क्या कहते हैं उद्योग धंधे और क्या कहते हैं उद्योगों की संभावनाएं थी। नीतीश बाबू ने अपने महत्वाकांक्षाओं के चक्कर में बिहार को अपने लालच के चक्कर में राजनीतिक भेंट चढ़ा दिया। आज बिहार पूरे देश का सबसे बेरोजगारी वाला प्रदेश बन गया है, सबसे ज्यादा पलायन करने वाला प्रदेश बन गया है। और मोदी जी कौन है? मोदी जी ये वही मोदी जी है ना जो भारत देश से कितने वादे किए। मोदी जी भी पूरे देश में एक जुमले का पर्याय बन चुके हैं। भाई उन्होंने क्या कहा था? किसान की आय को दोगुना करना। किसान की आय दुगनी हो गई क्या? 100 स्मार्ट सिटी का नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था, कहां 100 स्मार्ट सिटी बन गई हैं? काला धन वापस लाने की बात की थी, कहां गए काला धन? रुपए को मजबूत करने की बात की थी और ये अमेरिका को और चाइना को मजबूत करने में लग गए। देश की सुरक्षा के साथ कितनी बड़ी चूक हुई है ये आपसे ना छुपा है ना हमसे छुपा है। जीएसटी पहले तो हम लोगों को पता होता था कि लूट कुछ विशेष जगहों पे होती थी। जीएसटी के माध्यम में हर गरीब परिवार के घर में लूट की जा रही थी। और 2 करोड़ रोजगार, ये बड़ा विषय है मोदी जी। 2 करोड़ रोजगार आज कहां है? यदि यही 2 करोड़ रोजगार का थोड़ा सा हिस्सा यदि बिहार को मिल गया होता तो आज बिहार का सबसे बड़ी आबादी 3 करोड़ आदमी पलायन कर गया है। 9 करोड़ से ज्यादा परिवार 67 रुपया प्रतिदिन, ईश्वर पत्नी कैसे वो अपना जीवन यापन कर रहा है, प्रतिदिन की आमदनी में रह रहा है। तो किस बिहार की लोग बात कर रहे हैं? ये मेरे समझ से तो परे है। और आप खुद देखिए 20 साल का समय पर्याप्त समय होता है किसी भी प्रदेश के उत्थान करने के लिए, प्रगतिशील प्रदेशों की लिस्ट में उनको लाने के लिए 20 साल का पर्याप्त समय था। मगर उस पर्याप्त समय को नीतीश बाबू ने क्या किया? नीतीश बाबू के वहां पे बहुत सारे अवसर थे भाई। जैसे मैं आपको छोटा सा आपको उदाहरण देता हूं, केला, मकई, मखाना, चावल, गन्ना, आलू, लीची, आम इत्यादि सब्जियां, इतना बड़ा उत्पादन केंद्र था बिहार। इन सभी से संबंधित उद्योग धंधे शुरू किए जा सकते थे, मगर नीतीश बाबू ने और इनकी सहयोगी बीजेपी की सरकार ने नहीं किए। आप खुद देखिए आज बिहार बेरोजगारी का मुख्य केंद्र बन गया है। मोदी जी जो आईटी हब की बात करते थे, कहां है आज बिहार में आईटी हब? बता दें किस सिटी को आईटी सिटी घोषित कर दिया गया? कहां पे गई इनकी आईटी व्यवस्था? खुद बिहार में मछली उत्पादन एक बड़ा मुद्दा था। ये चाहते तो बिहार में मछली उत्पादन में विशेष अनुदान देके विशेष सहायता करके जिलेवार मछली बाजारों को स्थापित कर सकते थे। ठीक है, जिससे मछुआरा समाज को एक बहुत बड़ी राहत मिलती, बहुत बड़ी मदद मिलती। मगर नीतीश बाबू ने ऐसा नहीं किया। विशाल भाई यदि मुद्दों पे आएंगे तो 20 साल में बीजेपी वही बात में विशाल भाई, अभी वक्त बहुत है, अभी चर्चा करेंगे। आप लोग को ऐसे ही खोलकर बोलने का मौका मैं दूंगा। मैं वही जानना चाहूंगा, आप लोग तैयार रहे, मैं इन्हीं सवालों के साथ आगे आऊंगा। जब इतने सारे तर्क आप लोगों के पास भी हैं बतौर विपक्ष बिहार में, तो ये जो नया नैरेटिव रखा जा रहा है इसकी काट जनता तक कैसे पहुंचाएंगे? ये राकेश भाई आपसे भी पूछूंगा, विशाल भाई आपसे भी पूछूंगा। लेकिन बिहार में चल क्या रहा है दर्शकों, ये समझने की भी जरूरत है, क्योंकि हम प्रवक्ताओं से अगर बात कर लेंगे तो प्रवक्ता हमारे सवालों के जवाब में अपनी पार्टी का ही नैरेटिव सामने रखेंगे। लेकिन जो तस्वीरें दिख रही हैं, लोग जो देख रहे हैं, एक स्टोरी आपके सामने रखते हैं। इस कहानी के जरिए समझिए बिहार इस वक्त राजनीतिक हलचल में कहां पर है। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 6 नवंबर को मतदान होना है। सभी दलों के पास मतदाताओं को मोहने के लिए 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। लिहाजा महागठबंधन एनडीए से लेकर उन दलों ने भी जो किसी के साथ गठबंधन में नहीं है, अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जनसभाओं का मैराथन दौर जारी है। नेता एक दूसरे पर वार करने का कोई मौका नहीं चूकना चाहते, इसलिए भ्रष्टाचार से लेकर जंगल राज तक पर हमला बोला जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज लगातार दूसरे दिन बिहार में चुनाव प्रचार करते दिखे। दूसरे दिन भी उनके निशाने पर आरजेडी और कांग्रेस रही। पीएम ने सहरसा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सीएम पद को लेकर आरजेडी और कांग्रेस पर हमला बोला। आरजेडी पर कांग्रेस की कनपटी पर कट्टा रखकर तेजस्वी के लिए सीएम पद चोरी करने की बात कही। घुसपैठिया आपकी जिंदगी को बनाएगा क्या? ये घुसपैठिए आपकी संपत्ति पर कब्जा कर रहे हैं,
आपके संसाधनों पर अपना हक जमा रहे हैं। कहीं मजदूरी का काम हो, 200 रुपया मजदूरी हो, लेकिन एक घुसपैठिए 100 रुपये में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो फिर यहां के नौजवान को काम कौन देगा भाई? और इसलिए बिहार को बचाना है घुसपैठियों से। प्रधानमंत्री यहीं नहीं रुके। उन्होंने पिछले दिनों राहुल और तेजस्वी की राजनीतिक यात्राओं को घुसपैठियों को बचाने वाली यात्रा करार दिया और कहा कि एनडीए की सरकार बिहार को घुसपैठियों से बचाने के लिए काम कर रही है। कांग्रेस हो या आरजेडी, इनको सिर्फ घुसपैठियों से लगाव है। ये लोग घुसपैठियों को बचाने के लिए राजनीतिक यात्राएं करते हैं। ये लोग दुनिया भर में घूमने फिरने जाते हैं। अब मुझे बताइए भैया, क्या बिहार का भविष्य आप तय करेंगे कि घुसपैठिया तय करेगा? उधर राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में खुद के लिए वोट मांग रहे तेजस्वी यादव को प्रधानमंत्री के कट्टे और बंदूकों वाले बयान से ऐतराज है। प्रधानमंत्री पर पलटवार करते हुए तेजस्वी ने कहा कि गुजरात में तो प्रधानमंत्री कारखाना लगाने की बात करते हैं और बिहार में बंदूकों की। हम लोगों की भावना नहीं, हम लोग नकारात्मक बात नहीं करते। प्रधानमंत्री जी को पता नहीं ऐसे शब्दों से क्यों प्यार है। गुजरात जाते तो फैक्ट्री लगाने की बात करते, बिहार आते तो कट्टे चलाने की बात करते। हमने आज तक इतना प्रधानमंत्री जी का गिरा हुआ स्तंभ नहीं देखा। भाषा का क्या बोली बोलते हैं। अरे काम की बात करें प्रधानमंत्री जी, अपना विजन बताएं। कांग्रेस के लिए सोनबरसा में चुनाव प्रचार कर रही प्रियंका गांधी के निशाने पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि जब नौकरी, रोजगार और उद्योग की बात की जाती है तो प्रधानमंत्री इसे देश का अपमान बताते हैं। प्रियंका गांधी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि पीएम मोदी को अपमान मंत्रालय नाम से एक नया मंत्रालय बना देना चाहिए। मैं एक सुझाव देना चाहती हूं प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि उनका समय जो है बहुत महत्वपूर्ण है इस देश के लिए। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी का जो समय है वो काम करने में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। रोजगार दिलवाने में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? बेरोजगार हो ना तुम, बेरोजगार हो ना, पढ़े लिखे भी होगे, पढ़े लिखे हो लेकिन बेरोजगार हो। तो प्रधानमंत्री जी का जो समय है वो रोजगार दिलवाने में, विकास लाने में, बड़े बड़े उद्योगों को लगवाने में लगना चाहिए। इसीलिए मेरा सुझाव ये है कि वो एक नया मंत्रालय बना दें और उसका नाम रखें अपमान मंत्रालय। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी एनडीए के स्टार प्रचारकों में हैं। दरभंगा में जनसभा को संबोधित करते हुए योगी ने आरजेडी पर बिहार में बंदूक और पिस्तौल से पूरी व्यवस्था को कलंकित करने, जात आधारित राजनीति करने का आरोप लगाया। महागठबंधन के 3 अहम दलों की तुलना गांधी के 3 बंदरों से कर डाली। आपने देखा होगा कांग्रेस के नेता राहुल जी जब भी कहीं जाते हैं भारत के खिलाफ बोलते हैं, भारत को अपमानित करते हैं। ये जो 3 इंडी गठबंधन के 3 बंदरों की जोड़ी है, बहनों और भाइयों, ये 3 बंदरों की जोड़ी ये बिहार में खानदानी माफियाज को गले लगा करके अपना शागिर्द बना करके बिहार की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम कर रहे हैं। आरजेडी की सरकार के समय में कट्टा बंदूक लेकर के बिहार की पूरी व्यवस्था को इन्होंने धूमिल करने का काम किया था। योगी के महागठबंधन के नेताओं की तुलना बंदर से करने पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इसे हनुमान जी का अपमान बताया है। हनुमान जी का अपमान कर रहे हैं, योगी हैं। सोचिए योगी हनुमान जी का अपमान करे, अब इसमें क्या ही बोले। जनता देख रही है, जनता सुन रही है। उधर एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी अपनी पार्टी के लिए जमकर चुनाव प्रचार में लगे हैं। ओवैसी के निशाने पर एनडीए भी है, महागठबंधन भी। बीजेपी और जेडीयू सरकार के कामों पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा कि उनका काम कहीं नहीं दिखता। आरजेडी और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि जब मल्लाह का बेटा डिप्टी सीएम बन सकता है
तो फिर मोहम्मद का बेटा उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता? लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल के लिए चुनाव प्रचार में हैं। तेज प्रताप यादव एक और एनडीए पर निशाना साध रहे हैं, तो दूसरी ओर राहुल गांधी के बेगूसराय में मछली पकड़ने पर अपने ही अंदाज में चुटकी ले रहे। राहुल गांधी का काम है मोटरसाइकिल चलाना, फटफटी चलाना, अब पॉल्यूशन फैलाना, अब मछलियां पकड़ते रह जाएंगे जिंदगी भर, अब देश चला जाएगा अंधकार में। रोजगार का बात करेंगे, रोजगार मिल ही नहीं रहा है, तो मछली पकड़ रहे हैं तो पकड़ने दीजिए उनको मछली। आखिरी दौर में चुनाव प्रचार आक्रामक बनता जा रहा है। सत्ताधारी और विपक्षी दल खुलकर आरोप प्रत्यारोप में जुटे हैं। राहुल के तालाब में डुबकी लगाने, जलेबी छानने, मछली पकड़ने को लेकर तेज प्रताप कटाक्ष करते हैं और कहते हैं कि राहुल को राजनीति में आना ही नहीं चाहिए था। कुल मिलाकर बिहार का चुनावी माहौल जितना गंभीर और गर्म हो चुका है, उतना ही रोचक भी। वोटिंग से पहले वोटर भी नेताओं के बार पलटवार के आकलन में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बेनू मेनन हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से, विशाल लोध राजपूत कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और डॉक्टर राकेश रंजन दिख रहे हैं, आरजेडी से इस वक्त दिख रहे हैं। हमने ओवरऑल आपको पिक्चर दिखाई, बिहार में क्या है, प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, तेजस्वी क्या कह रहे हैं, तेज प्रताप क्या कह रहे हैं, पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं, सभी दल वहां पर क्या कह रहे हैं, और साथ में प्रियंका भी जो कांग्रेस की तरफ से स्टार प्रचारक के तौर पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को एक साथ निशाने पर लेती दिखाई पड़ रही थी। लेकिन बिनू मेनन, राहुल जी तालाब में उतरे, लोगों के नजदीक गए, मखाना बोर्ड तो आपने भी बना दिया यहां पर। क्या आपको लग रहा है कि इस बार आपके सामने मौजूद महागठबंधन और खास तौर पर कांग्रेस लोगों को अपने पाले में उतार लेगी? देखिए, कांग्रेस का अपना ठिया ठिकाना पूरे देश में नहीं है, और राहुल गांधी जी को पूरा देश सीरियसली नहीं लेता, तो बिहार के लोग कैसे सीरियसली लेंगे? और जहां तक हमारे कांग्रेस के साथी बहुत चीजों पे सवाल उठाया उन्होंने, ये क्या किया, वो क्या किया, रोजगार क्या किया मोदी जी। देखिए, रोजगार की जहां तक अगर बात कर रहे हैं तो हमने बिहार में 40 लाख रोजगार दिया है और पूरे देश में जो है 17 करोड़ से ऊपर रोजगार दिया है हमने 2014 से 2024 के बीच में। और वही एवरेज अगर यूपीए सरकार की देखी जाए, यूपीए सरकार 2.9 करोड़ नौकरियां ही दे पाई अपने 10 साल के कार्यकाल में। अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात की जाए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सिर्फ 6% आपका जो रोजगार का आंकड़ा है वो बिहार में पलायन के रूप में दिख रहा है। 16%। देखिए, बीच में ना बोले, तसल्ली रखें और शांति से सुने। तो आप रोजगार, और आपने क्या किया है, आपने तो देश को लूटने का काम किया है ना। आप हमसे हेल्थ स्वास्थ्य सुविधाओं की बात कर रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं में अगर मैं बता दूं, बिहार में हमने 2 एम्स दिया है और मोदी जी के आने से पहले पूरे भारत में 7 से 8 एम्स थे। अच्छा बीनू भाई ये बता दीजिए, तो आपने ये बता दीजिए बीनू भाई, आप हमसे 20 साल का रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं। बीनू भाई ठीक है बीनू भाई, 20 साल की बात है, चलिए 20 साल में लालू जी का तो राज रहा नहीं। अगर आज आप लोगों ने काम किया है तो 20 साल पहले के उपमाएं देने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? और दूसरी बात यहां पर मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा, आपको क्यों लगता है कि राहुल और तेजस्वी असर नहीं डाल पाएंगे? क्यों लगता है आपको? देखिए, राहुल जी को कोई सीरियसली पूरे देश में नहीं लेता, और जहां तक देश और उसकी बात हो रही है, देश और विदेश में जाकर भारत की बेइज्जती करने का काम, उनकी आलोचना करने का काम राहुल गांधी करते हैं। क्या आपको लगता है देश का जेनजी जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है, जो अवेयर है, वो ऐसे व्यक्ति को वोट देगा जो लंदन में जाकर कहते हैं नहीं, ये मैं नहीं तय कर सकता, वोटर कुछ भी कर सकता है। अमेरिका और इंग्लैंड को देश में धकेल देने की बात करते हैं। ठीक है डॉक्टर राकेश, अवेयर वोटर ऐसे व्यक्ति को कभी अपना नेता नहीं मान सकता। नहीं, ये मैं नहीं तय करूंगा, ये आप बोल रहे हैं, मैं नहीं इसको अपनी तरफ से बोलूंगा कि वो क्यों वोट देगा। दे भी सकता है, अगर प्रभावित है वो वोटर तो जरूर देगा। डॉक्टर राकेश रंजन, क्यों ऐसा लग रहा है बीजेपी या एनडीए को कि राहुल जी और तेजस्वी को जो अभी लोग देख रहे हैं, ये केवल तस्वीरों में ही देख रहे हैं, हकीकत में जब वोट देने की बात होगी तो वोट वो राहुल और तेजस्वी जी को नहीं देखेंगे? बीजेपी और एनडीए को ये क्यों लग रहा है?
नहीं राजीव जी, बात यह है कि ये लोग बता रहे हैं ना कि क्यों छटपटाए हुए हैं, क्योंकि इलेक्शन से बहुत पहले जनता ने इनकी निकम्मेपन को देखते हुए पूरा मूड बना लिया कि इस निकम्मी सरकार को बदलना है। राहुल जी और तेजस्वी जी की जोड़ी जो है बिहार में, पूरी जनता, हर समुदाय के लोग, हर वर्ग के लोग, हर एज ग्रुप के लोग एक इतना बिलीव करने लगे हैं कि उनको जानते हैं कि यदि कोई नौकरी दे सकता है, यदि कोई रोजगार की बात कर रहा है, यदि कोई शिक्षा व्यवस्था की बहाली कर सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ महागठबंधन और महागठबंधन की सरकार कर सकती है, क्योंकि इनके निकम्मेपन की। और हम बता रहे हैं सारा चीज, योगी जी बात कर रहे थे, अजय कुमार बिष्ट जी, जो ये लोग कौन सा मॉडल लेके आ रहे हैं। अभी देखिए, एक दिन पहले की घटना है जिस सरेआम एक महिला पुलिस अधिकारी को गोली मारी गई है, और इनके एक और मंत्री आ रहे हैं, व्यापम का मॉडल लेके आ रहे हैं। व्यापम घोटाला सुने थे ना एमपी के, जब एमपी में इतने दिन मुख्यमंत्री थे, जब व्यापम घोटाला वाला मॉडल शिक्षा में लोग धीरे धीरे बना ही दिए हैं। इसीलिए जनता चाहती है कि इससे यदि कोई छुटकारा दे सकता है तो तेजस्वी जी और राहुल गांधी दे सकते हैं। राहुल गांधी जी जो सिर्फ और सिर्फ बिहार में नहीं है, पूरे इंडिया में अभी नौजवानों और खास करके सभी वर्गों में सबसे यदि अभी पॉपुलर कोई नेता है इंडिया का तो राहुल अपने कार्यकाल का भी गिनवा दीजिए कुछ हो तो। सुनिए ना, बिहार में ये गिना रहे हैं ना अभी। हाँ जी, हाँ जी। आज तक बीजेपी इस सरकार के किसी भी साइड पे ये डेटा नहीं मिला कि मोदी जी ने कितनी नौकरियां दी अपने कर्मचारियों। मैं बता रहा हूं ना, मैंने बताया आपको, झूठ बोल रहे हैं। देखिए, मैं डेटा, सरकारी डेटा बोल रहा हूं, 17.19 करोड़ जॉब दिए हैं, और ये मैंने एवरेज भी बताया आपको, हमारे 10 साल का और यूपी के 10 साल का। आप मुझे बताइए ना, बिहार में 40 लाख नौकरियां दी है, आपने अपने टाइम पे क्या नौकरी दी मुझे बता दो। आपने फिरौती और किडनैपिंग के अलावा क्या इंडस्ट्री सेटअप किया मुझे बता दो। एक आईएएस की पत्नी सुरक्षित नहीं थी, एक बिहार बनने वाली कन्या सुरक्षित नहीं रही। आप मुझे बता दो ना, आपने अपने कार्यकाल में क्या किया, आप कार्यकाल में क्या किया बता दो ना। मैं तो बता रहा हूं, अगर मखाना बोर्ड सेटअप किया, अगर फिशरी बोर्ड सेटअप किया, अगर आपने शिक्षा पर बात करी, आपने शिक्षा पर बात करी, मेरे मित्र, आपने शिक्षा पर बात करी। आज जो है 1.75% है सिर्फ, आपके कार्यकाल में 12 से 20% था। आपके कार्यकाल में स्कूल ड्रॉप आउट की जो संख्या थी 12 से 20% थी। और एक और बात कहना आपको, चलिए मैं झूठ बोल रहा हूँ ना, आपके नेता है लालू जी आपके नेता है, लालू जी क्या कहते थे, बिहार का व्यक्ति गमछा पहन के बाहर जाता है और सूट बूट पहन के आता है। आप पलायन को प्रोत्साहन करते थे, आप तो पलायन को प्रोत्साहन करते थे ना। और राबड़ी जी तो खुद कहती है, हाँ जंगल राज है, जंगल का शेर लालू जी है। डिग्री वाले अरे आप मुझे बता दो ना, अभी तक आपने एक भी गिनती नहीं किया। आप पलायन तो मैंने बता दिया ना, पलायन तो लालू जी खुद कहते हैं, लालू जी तो खुद कहते हैं पलायन हो रहा है। बढ़िया, बिहार के लोग गमछा पहन के जाते हैं और सूट बूट पहन के आते हैं। और आपने, लालू जी ने अपनी बेटी की शादी में शोरूमों से गाड़ियां उठवा ली, फर्नीचर के शोरूम से फर्नीचर उठवा लिए, यही आप करते थे, ये आपका सुशासन रहा। अब मुझे बता दो, एक आईएएस की पत्नी का लगातार बलात्कार किया गया, उनकी भतीजी का बलात्कार हुआ, उनकी कामवाली का बलात्कार हुआ, और क्या हुआ आप बताइए ना, क्या किया आपने। आप रोजगार की बात कर रहे हैं ना, आज देखिए, आज बिहार जो है चौथा सबसे तेजी में बढ़ता हुआ राज्य है भारत का। मैं आंकड़ों से बता रहा हूं, अगर 9,000 करोड़ रुपए सिर्फ मेडिकल सप्लाई के लिए अगर हुआ है, आवंटित हुआ है, तो बिहार में हुआ है। फिर झूठ, सब झूठ है। आप जो बोल रहे हैं सब सत्य है, ठीक है जी। आपके चलिए ठीक है, जो लालू जी बोल रहे हैं वो भी झूठ है। लालू जी खुद एंडोर्स करते हैं, लालू जी पलायन को एंडोर्स करते हैं, राबड़ी जी जंगल राज को एंडोर्स करते हैं, पर आप कह रहे हैं सब गलत है। वहां पे जो है पूरे देश में 70 साल में नहीं कर पाई। मैं विशाल भाई को ले आता हूँ, ठीक है, अंतहीन नहीं, थोड़ी देर अंतहीन नहीं, अब विशाल भाई को सुनिएगा। नहीं, विशाल भाई को सुन लीजिए, ठीक है, अंतहीन हो जाएगा, वो बड़े चुपचाप सुन रहे हैं। आप उनको देखिए तो कितनी शांति से आप लोगों को सुन रहे हैं। विशाल भाई,
विशाल भाई मैं आपको सुनिए, विशाल भाई नहीं, विशाल भाई आपका गठबंधन महागठबंधन जो है इसमें कांग्रेस और आरजेडी ये दो नहीं विशाल भाई को आपको मौका दूंगा आप अरे आपके गठबंधन के ही हैं अरे आपके गठबंधन के हैं विशाल जी मैं अंतहीन चलता चला जाऊंगा आप लोगों की इस बहस से सुन लीजिए विशाल भाई को आपके पास आता हूं लौट के पहले विशाल भाई का नाम ये नहीं बता सके और अंतहीन बहस हो जाए राकेश भाई, डॉक्टर राकेश ठीक है डॉक्टर राकेश रंजन आप जवाब दीजिए आपके सहयोगी ने हमें बोल दिया कि आप बोलिए थोड़ी देर में उनके पास बाद में आता हूं बोले नहीं मैंने बोला नहीं है मैंने कहा कि मुझे बोलने का मौका दीजिए यही स्थिति विकट यही हो जाती है स्थिति विकट ये हो जाती है कि नहीं अरे आपके साथ है क्या वो चुपचाप रहेंगे ये अंतिम हो जाएगा मैं आ रहा हूँ विशाल भाई सुनिए जो भारतीय सुनिए ये अंतिम विशाल भाई आप जवाब तो दीजिएगा मेरे एक सवाल का भी जवाब साथ में जोड़ लीजिएगा क्या तेज प्रताप यादव जो कि आरजेडी के कभी अभिन्न अंग थे अब परिवार पार्टी से बाहर हैं लड़ रहे हैं मुझे पता है कि वो अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता लेकिन क्या वो आपकी जो वोटों की उम्मीद है उसमें सेंधमारी कर सकते हैं वो या फिर AIMIM ये दोनों मिलके देखिए ये जो दोनों नाम आपने लिए ये सेंधमारी का इंडिया गठबंधन पर असर डालने नहीं है ये भारतीय जनता पार्टी और जो इनकी एनडीए की जो नीति है फूट करो राज करो घर तो